हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई एकेडमी। हम लोग याद है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। लास्ट वीक वीडियोस नहीं आई, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी किसी रीजंस की वजह से, है ना। बाहर जाना था एंड कुछ अर्जेंट वर्क था। तो जो लोग रेगुलर देखते हैं वीडियोस उनको पता होगा, जो लोग आज ही डायरेक्ट देखने आए हैं उनको मैं बता देती हूँ, इस वजह से वीडियोस नहीं आई थी। बट उसके पहले हम रेगुलरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और जो रिसेंट आपका लाइव सेशन हुआ है उसमें भी आप लोगों ने पूछा था मैम रिएक्शन कैसे लिखे जाएंगे, है ना। बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे लिखनी है, उसके लिए मैंने आपको कहा था कंपाउंड्स किस तरह से लिखते हैं वो लिखना आना चाहिए। और आपको मैंने बताया था कंपाउंड्स लिखने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले अगर बेसिक तरीके से देखो तो जो भी आपका नेम लिखा हुआ है ना, केमिकल कंपाउंड का नेम होगा, उसका आपको एलिमेंट का नाम, सिंबल, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, राइट। अगर नाम नहीं पता, सिंबल नहीं पता होगा, उसकी वैलेंसी नहीं पता होगी तो आप फॉर्मूला नहीं लिख सकते। फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल पूरी रिएक्शन भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, आपको बता देती हूँ। स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन लिखनी है और बताना है कि कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, वो बैलेंस होनी चाहिए और फिर टाइप ऑफ रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन है थर्माइट रिएक्शन। ये एक्चुअली मैंने इसे लिखा है, नाम है थर्माइट रिएक्शन। जो रिएक्शन हम लिखेंगे ना उसका नाम ही रिएक्शन का थर्माइट रिएक्शन है और काफी इंपॉर्टेंट है। नेम आपको इसका पता होना चाहिए, यूज मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले रिएक्शन लिखते हैं। आयरन 3 ऑक्साइड यहाँ मेंशन कर दिया, देखो आयरन 3 वाला ऑक्साइड, ठीक है। रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम एंड गिव्स मोल्टन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। मोल्टन आयरन का मतलब क्या है कि आयरन आपका फॉर्म है, उसी के लिए कहा जा रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, आयरन 3 ऑक्साइड मतलब Fe2O3। ये आयरन 3 ही हुआ ना। अगर आप देखोगे, सपोज करो मैं यहाँ लिख देती हूँ आयरन और ऑक्सीजन दो था। आयरन 3 का मतलब कि इसकी वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव चार्ज होता है ना ऑक्साइड का, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे Fe2O3, उसी से आपका फॉर्मूला बना। यही मैंने आपसे कहा था कि आपको सिंबल और वैलेंसी पता होना चाहिए, तभी आप फॉर्मूला लिख पाओगे, ठीक है। Fe2O3 रिएक्ट्स विद, ये सॉलिड में है, रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम। यहाँ एल्यूमिनियम सिंपल कहा जा रहा है, मतलब डायरेक्ट आपका एलिमेंट लिया गया है। क्या देगा वो, रिएक्ट्स विद के बाद आपका देखो क्या लिखा है, एंड गिव्स मोल्टन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मोल्टन आयरन मतलब सिंपल आयरन लिखना है आपने, ठीक है, और साथ में Al2O3, ठीक है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये भी आपका बिल्कुल ऐसे ही बनता है, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, Al2O3, ठीक है। तो ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, कंपाउंड्स कैसे लिखने हैं, उनकी वैलेंसी क्या है, सिंबल क्या है, फॉर्मूला क्या है। आप जो लोग मतलब कह सकते हो कि नए आए हैं यहाँ पे, या जिनको थोड़ा कंपाउंड्स में लिखने की प्रॉब्लम है, वो इस चैप्टर की वीडियो स्टार्टिंग से देखना। इनफैक्ट जो इससे अगला चैप्टर है ना, एसिड बेस वाला, उसमें भी मैंने बीच बीच में जहां जहां आपके नया सॉल्ट आया, नया एसिड आया, उसका सबका फॉर्मूला लिखना बीच बीच में सिखाते गई हूँ। क्योंकि मुझे पता है 9th तक यूजुअली बच्चों को ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती हैं, ठीक है। या फिर बच्चों ने रट्टा मारा होता है, फॉर्मूला अमोनियम क्लोराइड बोला तो NH4Cl सीधे बोल दिया, कैसे लिखा कैसे नहीं वो आप लोगों को आइडिया नहीं होता है। इसी वजह से मैंने उसको बहुत बिल्कुल सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से पढ़ाने की कोशिश की एंड होपफुली आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जिनके नहीं हुए हैं, मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, बार बार वो लेक्चर देखो, जितने भी लेक्चर्स हैं सब में कोई ना कोई कंपाउंड्स लिखने की प्रैक्टिस की है। और ये चीज विद प्रैक्टिस आती है, जैसे जितने ज्यादा आप कंपाउंड्स लिखते जाओगे या जितनी ज्यादा रिएक्शंस आप लिख लोगे, आपको तरह तरह के कंपाउंड्स पता लगेंगे। जब तरह तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, आपको डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स पता लगेंगे, तो विद प्रैक्टिस आपको कुछ टाइम बाद याद ही हो जाएगा, अच्छा इसका फॉर्मूला यही है, इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं, ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इट इज वेरी इजी टू राइट केमिकल इक्वेशन, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। यही रीजन है कि मैं इस तरह की रिएक्शंस पे बहुत मैं ये ऐसा कह सकती हूँ कि बार बार क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक। तो रिएक्शन आपने लिख ली। सेकंड स्टेप क्या है, अब हमें बैलेंस करना है इसको। बैलेंस में देखो आयरन इस साइड 2 है, यहाँ पे सिंगल था, हमने ट्वाइस कर दिया। ऑक्सीजन इस साइड, ऑक्सीजन के पहले हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम करेंगे, वहां एल्यूमिनियम ट्वाइस है, एल्यूमिनियम ट्वाइस कर दिया, दोनों एलिमेंट्स बैलेंस हो गए। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं, उसके पहले जो बाकी एलिमेंट्स है उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मत सोचना कि हमने पहले आयरन को क्यों किया, एल्यूमिनियम को क्यों नहीं किया, दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप। बस ये आपका बैलेंसिंग का तरीका हिट एंड ट्रायल होता है। बहुत बार ऐसा होगा, एक चीज को आप बैलेंस कर रहे होगे तो दूसरे के नंबर ऑफ एटम्स दूसरी साइड बिगड़ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बैलेंस नहीं रहेगा, तो आपको फिर से चेक करना पड़ेगा। इसीलिए इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है, ठीक है। और जब भी एग्जाम में करना है, इसको रफ में ट्राई करो पहले, ठीक है, फेयर में डायरेक्टली, अदरवाइज काटा पीटी बहुत कई बार ज्यादा हो जाती है, ठीक।
ओके, 2 आयरन एटम्स यहाँ है, हमने यहाँ पे 2 आयरन एटम्स कर दिए। उसके बाद दूसरा एलिमेंट हमारा कौन सा था, एल्यूमिनियम। हमने यहाँ भी एल्यूमिनियम ट्वाइस कर दिया, उधर ऑलरेडी एल्यूमिनियम ट्वाइस था। बचा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोनों साइड 3 है, सो इट मींस अब ये कंप्लीटली क्या हो गई है, बैलेंस। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इसकी टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन अब याद करना शुरू करो। देखो, अगर आप टाइप ऑफ रिएक्शन सपोज करोगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की फॉर्म में भी बता सकते हो, है ना, अगर कुछ मेंशन नहीं है। ऑप्शंस अगर आपको दी हुई है तब तो आप उसी में से चूज करोगे, लेकिन अगर नहीं दी तब कुछ और भी हो सकता है। कैसे, देखो यहाँ कॉम्बिनेशन तो हम नहीं कह सकते, ना ये कॉम्बिनेशन है ना ये कंबशन है। कंबशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन रिएक्शन, COMBUSTION, कंबशन। मैंने बहुत बार कहा ये वर्ड कभी भी आएगा मतलब +O2, ठीक है, इसके लिए नहीं, इन जनरल बता रही हूँ। कंबशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट करवाना, जो भी आप कंपाउंड रिएक्ट करवाना चाह रहे हो। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कोई दो चीज कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाएंगे, है ना। तीसरी चीज डीकम्पोजिशन, कोई बड़ा कंपाउंड आपका टूट के छोटे छोटे कंपाउंड्स बनाएगा, वो देख सकते हो आप यहाँ पे, इनमें से सब कोई भी नहीं है। उसके बाद क्या आ गई आपकी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं कैसे, आयरन यहाँ पे था और बाद में क्या हो गया, एल्यूमिनियम। तो यानी एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को, उसकी जगह ले रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन में अगर पूछ लिया जाए, सपोज करो ये रिएक्शन लिखी हो और पूछ लिया जाए कौन सा ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो कभी भी अगर आपको रिएक्शन दी हुई है मतलब वो रिएक्शन हो रही है, और जो एलिमेंट जिसकी जगह ले रहा है, कोई किसकी जगह कब ले सकता है, जब उससे ज्यादा पावरफुल होगा या उससे ज्यादा मार्क्स आएंगे तभी रैंक ऊपर आएगा ना। वो सेम चीज है कि यहाँ पे ये इसकी जगह ले रहा है, मतलब कि ये एल्यूमिनियम आपका ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्वेश्चन की फॉर्म एग्जाम में चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन अगर आप कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि सीधे रट्टा मारा की जगह ले रहा है तो आपने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, नहीं। डिस्प्लेस क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है। मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज होती है पूरी, है ना। उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चलो आपने नहीं पढ़ा, वो आगे आपके आने वाले चैप्टर्स में आएगा, बट एटलीस्ट एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ये पता रहे कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है। अब सपोज करो एल्यूमिनियम और सोडियम कहीं आ जाए, तो आपको पता है सोडियम यानी जो S ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है। मैंने सपोज करो आपने कहीं क्वेश्चन पढ़ा होगा, सोडियम को हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल होता है ना, उसको उसमें उसके अंदर हम सोडियम एलिमेंट को आप कह सकते हो कि डिप करके रखते हैं। और सोडियम एलिमेंट अगर आप किसी ने जब आगे आप +1 +2 में जाओगे या फर्दर रिएक्शंस करोगे, केमिस्ट्री की लैब में जाओगे, वहां देखोगे सोडियम मेटल बहुत सॉफ्ट होता है, वो ऐसे ही कट जाएगा। आप सिंपली उंगली से ऐसे तोड़ना चाहोगे ना, ऐसे भी टूट जाएगा, इतना सॉफ्ट मेटल होता है, ठीक है। सो इट मीन्स आपने जो बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं, S ब्लॉक वाले एलिमेंट्स कैसे होते हैं, पीरियोडिक टेबल का आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, कहाँ एलिमेंट्स हैं कहाँ नहीं, कहाँ मेटल्स हैं, ठीक है। तो सोडियम आपका सॉफ्ट मेटल है, ठीक है, और वो ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। तो अगर इन दोनों की कभी रिएक्शन होगी तो सोडियम रिप्लेस करेगा, ठीक है, एल्यूमिनियम नहीं करेगा। तो एक तो हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, आयरन ऑक्साइड से आयरन बन रहा है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की फॉर्म में भी हम कह सकते हैं ना। कैसे, अगर ऑप्शन में दिया हो तो कर सकते हो, ठीक है। सपोज एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहां से इसको मैं दूसरा चॉक यूज कर लेती हूँ। ओके, तो एल्यूमिनियम से अगर आप देखोगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे जा रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहां से यहां अगर आप देखोगे ये हो गया ऑक्सीडेशन। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म होती है एक्चुअली, इस तरह से लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन। और दूसरी तरफ अगर आप इसको देखोगे, आयरन अपना ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को हटाना क्या होता है, रिडक्शन। तो यहां से यहां क्या आ गया, रिडक्शन। तो सेम टाइप की रिएक्शन आपकी किसमें आ गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है ये और ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी है। रिडॉक्स रिएक्शन हमेशा साथ में होगी, ऐसा नहीं होगी कि कोई आपकी अकेली ऑक्सीडेशन या अकेली रिडक्शन होगी, ठीक है। जब कंप्लीट रिएक्शन आप लिखते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा साथ साथ होगी, कभी अलग अलग नहीं हो सकती। कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो होना चाहिए, या कोई ऑक्सीजन दे रहा है तो दूसरा ऑक्सीजन लेने वाला भी तो होना चाहिए, इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होगी, ठीक है। तो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पे, आपको क्या ऑप्शन दिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया है, या फिर हो सकता है क्या पता ऑप्शंस में ये लिखा होता
आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस टू आयरन, है ना, या फिर एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज टू एल्यूमिनियम, और दोनों अगर लिया होता तो लिखा होता बोथ ऑफ दीज। इस तरह के क्वेश्चंस आप कर चुके हो, मैं ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा चुकी हूँ, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन का मतलब क्या है, आपने मैग्नीशियम का टुकड़ा लिया हुआ है ना, तो आप क्या लिखोगे उसको, सिंपली मैग्नीशियम लिख दोगे, ठीक है। प्लस इज बर्न्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है, क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा ना। तो मैग्नीशियम रिबन आपने रिएक्ट करवाया कहाँ, नाइट्रोजन गैस के एटमॉस्फेयर में। अब कई बार बच्चों को ये डाउट रहता है कि हमें रिएक्शन लिखनी कैसे है, तो रिएक्शन को ध्यान से पढ़ो, क्या क्या आपके रिएक्टेंट्स हो सकते हैं वो लिखो, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट देखो क्या हो सकते हैं, सिर्फ मैग्नीशियम रिबन, तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन आप सोचोगे कि क्या हो सकता है, केमिस्ट्री की टर्म्स में या तो मैग्नीशियम कोई आपका मेटल फॉर्म में होगा, रिबन फॉर्म में है, चलो ठीक है, यहाँ पे कह दिया है ना, कोई टुकड़े के फॉर्म में, अ पीस ऑफ आप बोल सकते थे मैग्नीशियम, या फिर कोई मैग्नीशियम का कंपाउंड ही लिखा होता, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कुछ और। तो रिएक्शन में किसी और तरह से मत देखना उसको, सिर्फ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि कौन सा आपका एलिमेंट किस फॉर्म में रिएक्ट कर सकता है। मैग्नीशियम रिबन बोला मतलब डायरेक्टली मैग्नीशियम ले रहे हो, प्लस नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवा रहा है टू फॉर्म, यानी कि आपका एरो आ जाएगा सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। अब यहां मैं मान सकती हूं कि आपको हो सकता है फॉर्मूला नहीं पता हो मैग्नीशियम नाइट्राइड का, तो बताते हैं आपको। मैग्नीशियम नाइट्राइड आपका होता है, देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी तो सबको पता है क्या होती है, 2, कैल्शियम की 2, मैग्नीशियम की 2, ठीक है, यही होती है। नाइट्राइड जब आप बात कर रहे हो तो 3 नेगेटिव, ठीक है, ये याद रखना अब। तो यानी इसकी वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Mg3N2, मैग्नीशियम, इसमें आपको हो सकता है दूसरे की वैलेंसी नहीं पता हो, ठीक है, बट एग्जाम में अगर बाई चांस भूल रहा है तो आप कैसे याद कर सकते हो, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ठीक है, और आपने किसकी पढ़ रखी है, स्ट्रॉन्शियम, इस बेसिकली आपने कैल्शियम मैग्नीशियम की पढ़ी रखी होगी डेफिनेटली, है ना। तो उसकी वैलेंसी जैसे 2 होती है, यहाँ इसकी भी वैलेंसी आपकी 2 रहेगी, आपको पता लग गया। नाइट्राइड के लिए N3 नेगेटिव होता है, उसका चार्ज 3 नेगेटिव है, तो 3 वैलेंसी हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे Mg3N2, ठीक है, ये आ गया आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब ये फॉर्मूला याद रखना फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये आपके लिए पहली बार आया कंपाउंड, ये मैंने कंपाउंड अभी तक नहीं करवाया था, तो ये नया कंपाउंड है, ठीक है। सॉलिड यहाँ आप मेंशन कर दोगे, फाइन। अब देखो क्या हो गया, बैलेंस है कि नहीं वो चेक करना है सेकंड स्टेप में। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, उस साइड 3 है, क्या किया, कर दिया बैलेंस, 3 मैग्नीशियम इधर, 3 मैग्नीशियम इधर, 2 नाइट्रोजन है इधर, यहाँ ऑलरेडी N2 था, तो यानी ये हमें बैलेंस करने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बताओ ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, जितनी रिएक्शंस अभी तक हमने करी उसमें से अगर आप ध्यान दो, कोई 2 छोटे छोटे चीजें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन, 2 चीज कंबाइन करके नया प्रोडक्ट बना रही हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ पे इसको भी मैं सर्कल कर देती हूँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता था और एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती थी, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या है, इथेनॉल। अब इथेनॉल का फॉर्मूला आना चाहिए। इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल एक ही चीज है, ठीक है। इथेनॉल जो आप पढ़ते हो ना रेक्टिफाइड स्पिरिट, उसी का एक तरह का आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट में चलो कुछ और भी मिला होता है, बट फॉर्मूला अगर कभी लिखना हो तो इसका क्या आ जाएगा, C2H5OH, ये याद रखना, ठीक है। आपने फंक्शनल ग्रुप्स, अभी आपके चैप्टर आगे आएगा, जब 10th में ही आगे चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वहां पे फंक्शनल ग्रुप आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो OH एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। मतलब कि आपके कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उसमें अलग अलग आप कह सकते हो कैटेगरी है, ठीक है, कि अल्कोहल्स हैं, फिनोल्स हैं, और सिंपल मोस्टली आपके यही है, अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, ये आपने चीजें अभी पढ़ नहीं रखी हैं, तो इसीलिए इथेनॉल नाम सुन रखा है आपने। इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल एक ही चीज है, दूसरा नाम भी मैं लिख दे रही हूं, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा इसका फॉर्मूला, क्योंकि इसका बेसिक जब आप समझ जाओगे तब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सारी फिर पूरी डिटेल पता लग चुकी होगी तब तक, ठीक है।
इथेनॉल इज बर्न्ड इन एयर। अब इस बर्न्ड इन एयर का मतलब क्या है, O2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीजेस हीट, ठीक है, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट। ये सेम पूरी रिएक्शन लिखी हुई थी इसी तरह से, इथेनॉल इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन सॉरी इन एयर, इथेनॉल का फॉर्मूला लिखा प्लस O2 क्योंकि एयर का मतलब O2, ठीक है, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट, ठीक है। तो अब ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस। यहाँ C2 था, वहां आपका एक ही कार्बन है, क्या करोगे आप, ट्वाइस, ठीक है, कार्बन आपने पूरा कर दिया। हीट को कहीं कुछ बैलेंस नहीं करना है आपने। हीट इज मतलब जो आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसी क्वेश्चन में हो सकता है जो आपको ऑप्शंस दिए हो, सपोज करो इससे रिलेटेड कुछ दिया होगा, बाकी सपोज करो एक ऑप्शन ये भी दिया हो, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वो भी आपका एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए किसी रिएक्शन को, किसी टॉपिक को पढ़ना है तो बहुत डीपली पढ़ना है, ठीक। चलो, कार्बन आपके 2 हो गए। अच्छा, उसके अलावा सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं। 6 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितने हैं, 3। अब ऑक्सीजन 3 है, यहां देखो जरा कितने हैं, 2 to the 4 और 5 ऑक्सीजन तो ऐसे ही आ गए, ठीक है। तो यानी आप क्या कर सकते हो, इसको अगर ट्वाइस कर दो यहाँ पे, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, 2 to the 4 प्लस 5 ऑक्सीजन हो गए, 5 ऑक्सीजन इधर भी हो गए। हाइड्रोजन यहाँ देखो कितने हैं, लेकिन हाइड्रोजन है यहाँ पे 6, तो इसका मतलब उधर हमें हाइड्रोजन चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अब अगर हमने उधर चेंज किया है तो इसको वापस नहीं, इसको ये तो आपका सेम रहेगा, यहाँ पे आपका चेंज आएगा, ठीक है। चलो, पहले आपने खाली ऑक्सीजन किया था ना, एक बार देख लेते हैं दोबारा। हाइड्रोजन आपका 6 था, तो आपने क्या किया, 3 to the 6 हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया। अब रह गया ऑक्सीजन लास्ट में। ऑक्सीजन 2 to the 4, 4 plus 3 7 ऑक्सीजन है। क्या इस साइड 7 ऑक्सीजन है, नहीं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो अगर मैं यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तब 7 हो जाएगा, यस, 3 to the 6 plus 1 7। अब एक बार लास्ट में दोबारा चेक करते हैं, 2 कार्बन, ऑक्सीजन 1 और यहाँ 3 to the 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है हमेशा, ठीक है। 6 plus 1 7, यहाँ पे भी 3 एटम्स ऑक्सीजन के यहाँ आए और ये 4, 2 to the 4, 4 3 7 ऑक्सीजन एटम्स हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, ठीक है। अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब बैलेंसिंग कर रहे होते हैं, या आपने एटम्स बैलेंस करने हैं, H2 है तो उसको 2 एटम्स काउंट करो, ऐसा नहीं कि H2 काउंट करो, ठीक है। उसका फर्क पड़ता है कि आप एक साइड कई बार कंफ्यूजन में करते क्या हो, एक साइड H2 लेते हो, एक साइड H लेते हो, ऐसा नहीं करना है। दोनों आपने उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करके करने हैं कि एक साइड आपने एटम्स ले रहे हो, उतने एटम्स आपने काउंट किए लेफ्ट हैंड साइड, उतने ही एटम्स राइट हैंड साइड होने चाहिए, ठीक है। तो बैलेंसिंग में छोटी छोटी चीजें हैं जो गलत मतलब हो जाती हैं कई बार, इसीलिए मिस्टेक्स। फाइन, अब बताओ कि भाई ये कौन सी आपकी रिएक्शन है। कुछ टाइम पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, कंबशन रिएक्शन मतलब प्लस O2, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, कंबशन, ठीक है। और कंबशन रिएक्शन का प्रोडक्ट हमेशा याद रखो यही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। कंबशन रिएक्शन का प्रोडक्ट हमेशा होता है CO2 H2O प्लस हीट, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं होगा। फाइन, हमेशा कंप्लीटली रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और हीट एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे एक चीज और रह गई, जो ये आपकी रिएक्शन थी ना, थर्माइट रिएक्शन, मैंने आपको कहा था ना यूज बताऊंगी इसका। यहाँ आप देख सकते हो मोल्टन आयरन बन रहा है, जो वेल्डिंग होती है ना, आपने देखा होगा कभी दुकानों में आयरन के टुकड़ों को जोड़ा जा रहा होता है, ठीक है, उसके ऊपर वो मशीन सी होती है, आप हीट एनर्जी से आप एक तरह से यूज कर रहे होते हो उसको, आप काफी आयरन को पिघलाते हो, 2 आयरन के टुकड़ों को जोड़ रहे होते हो, वो वेल्डिंग जो है वो एक्चुअली इस थर्माइट रिएक्शन के आप कह सकते हो इसका यूज है इस रिएक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका प्लस हीट आएगा, अगर मैं इसको रब कर दूं प्लस हीट, इस रिएक्शन में भी हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपके हो गए कुछ क्वेश्चन जिसमें कि हमने रिएक्शन लिखी, बैलेंस किया और क्या किया, टाइप ऑफ रिएक्शन स्टडी की। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ओके, एक और क्वेश्चन है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कौन सा कंपाउंड बना, कैसा कंपाउंड बना, कलर चेंज हुआ, ठीक है। तो हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नया कंपाउंड हो कोई, बट फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपने जो चैप्टर में टॉपिक्स पढ़ा है उसके रिगार्डिंग। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर बताऊंगी कैसे। अ सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न्स ब्लैक,
जो भी घर में आपने देखा होगा चांदी की चीजें होती हैं, चांदी के कड़े हैं, मतलब ठीक है, मदर्स की पुरानी पायल होती हैं, है ना, मम्मी ने पायल पहनी होती है, इस तरह की चीजें वो काली सी पड़ने लग जाती हैं, ठीक है। या आपने भी अगर कोई आपके पास सिल्वर का रिंग्स होती हैं आपकी सिल्वर की, वो हल्की हल्की ब्लैकिश सी होने लग जाती हैं। व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर फ्यू डेज, कुछ समय के लिए आपका अगर वो सिल्वर आर्टिकल है ऐसे ही रखा रहेगा तो हल्का हल्का काला पड़ने लगता है, ठीक है। और जिन लोगों ने रिंग पहनी होती है वो आपने देखा होगा कहीं तो काली है, कहीं आपका सिल्वर कलर उसका आ रहा है, मतलब मिक्स जैसा रहता है। द आर्टिकल व्हेन रब्ड विद टूथपेस्ट, जो आपका टूथपेस्ट होता है ना, ब्रश करते हो, देखो ये इसको कहते हैं जुगाड़ जो कई बार कईयों की जो पायल पुरानी हो जाती है उसको बिल्कुल नया लुक देना है, तो टूथपेस्ट के साथ उसको आप ब्रश से रब करोगे ना, उसका कलर वापस आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसके ऊपर जो लेयर जम गई है वो लेयर हट जाती है, ठीक। तो व्हेन रब्ड विद टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट्स शाइनिंग, ठीक है, सेम चीज मैंने आपको जो बताई। अब मेन चीज क्या है इस क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर फ्यू डेज, ठीक है, कि भाई जब उस जो सिल्वर की आपकी चीजें हैं, चांदी की चीजें हैं, वो काली क्यों पड़ने लग जाती है जब उनको एटमॉस्फेयर में कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, उसका कारण क्या है, नेम द फेनोमेना, आपको प्रोसेस बताना है कि क्या है। अब सपोज करो आयरन के केस में होता, आयरन का टुकड़ा होता, उसमें भी कहा जाता है एक परत सी बन जाती है, ठीक है, रेडिश ब्राउनिश कलर की, आप क्या बोलते हैं, जंग लग जाता है। मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, मॉइस्चर है, उसके कारण जंग लग जाता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, आयरन क्या हुआ, एक तरह से कोरोड हो गया, तो प्रोसेस क्या हुआ, कोरोजन, है ना। मेटल्स का कोरोजन होता है अगर उस पर लेयर नहीं बनी होगी तो। कॉपर का भी कलर चेंज होता है, उसके ऊपर ग्रीनिश कलर की लेयर आती है, ठीक है। ऐसे ही आपके मेटल्स जो थोड़े रिएक्ट कर जाते हैं एटमॉस्फेयर के साथ, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। तो यहाँ पे भी सिल्वर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये जो आपका पहले तो पता लग गया ना आपको प्रोसेस क्या है, कोरोजन, ठीक है। और उसमें पूछा है व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न्स ब्लैक, एटमॉस्फेयर में H2S गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है, ये मैं दूसरा चार्ट यूज कर लेती हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, इसकी प्रेजेंस में सिल्वर क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। और कंपाउंड आपका बनता है, कंपाउंड में लिख दे रही हूँ Ag2S, ये आप पढ़ चुके हो, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड जो बनता है वो ब्लैक कलर का होता है, तो ब्लैक कलर का कंपाउंड कौन सा हुआ, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। एंड दूसरी चीज ये है कि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है वो कंपाउंड। अब जैसे ये चीज है ये प्रैक्टिस के साथ आती है कि अगर आपको लेयर्स का पता है, ठीक है, वहां पे आयरन वाले में जो आयरन का टुकड़ा था जो जंग लगता है वो ऑक्साइड लेयर है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा अगर कलर्ड लेयर जम रही है तो वो ऑक्सीजन के कारण है या सल्फाइड के कारण है या किसी और के कारण, सबके केसेस में अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं तो सबका कलर भी अलग अलग है। किसी ने मेरे से पूछा था मैम कंपाउंड्स के कलर का क्या रीजन है, मैंने बताया था कंपाउंड्स के कलर के कई सारे रीजन होते हैं, देखो वो डिटेल स्टडी है, फर्दर जब आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना आपको आगे पता लगता जाएगा कि कंपाउंड का कलर क्यों आ रहा है, वो आयन की वजह से होता है, वो कलर है। ट्रांजिशन मेटल्स जैसे आप पढ़ते हो, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स पढ़ते हो, उनके कलर का उसके कई सारे रीजन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, ट्रांजिशन होती है, तो ये सब चीजें मैं ये कहूंगी कि 10th के लेवल की नहीं है, उससे थोड़ी ज्यादा है, उसके लिए पहले आपका जो बेस है केमिस्ट्री का वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यही रीजन है कि वो चीजें मैं यहाँ नहीं लेके आती। क्वेश्चंस नो डाउट एक साइंस स्टूडेंट का माइंड क्यूरियस होता है जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, ठीक है, आंसर्स हैं बट वो आंसर्स कब बताने हैं वो एक टीचर को पता होता है, क्योंकि उसका रीजन है कि अगर अब सीधे मैं आपको सपोज करो बीएससी के लेवल को बता दूं तो नहीं समझ में आएगा, है ना, क्योंकि आपको बेस नहीं पता है, अभी बेस क्लियर नहीं है। इस वजह से स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे, आपको चीजें पता लगती जाएंगी। और इनफैक्ट मैं सच बताऊं ऐसी बहुत सी चीजें हैं इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री रिलेटेड, ये केमिस्ट्री के साइंस रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है जो हमें पता भी नहीं होती है, डे टू डे लाइफ में बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं लेकिन हमें ध्यान भी नहीं दिया होता, राइट। सो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा सिल्वर, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, वही आपका सिल्वर सल्फाइड जो है वो ब्लैक, ये पूछा ना ब्लैक, नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, वो आपका सिल्वर सल्फाइड है Ag2S, ठीक है। एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला, ये भी मैंने आपको बता दिया ना, सिल्वर सल्फाइड और Ag2S उसका फॉर्मूला। क्या वैलेंसी है यहाँ पे सल्फाइड की, देख के पता लग रहा होगा 2, है ना, S2 नेगेटिव, जैसे O2 नेगेटिव होता है S2 नेगेटिव, तो सल्फर का आपकी वैलेंसी हो गई 2 और सिल्वर की होती है 1।
AGTOS आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये वाले जो है ना, इस तरह के कंपाउंड्स जहां आपको कई बार आइडिया भी नहीं होता है कि क्या कंपाउंड है क्या नहीं, ये चीजें प्रैक्टिस के साथ आती हैं, क्योंकि आपको सारे कंपाउंड जरूरी नहीं है कि पता हो, है ना, किसका क्लोराइड बन रहा है, किसका व्हाइट कलर है, किसका, ये सब नहीं पता होता। तो इसीलिए कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को, तो कि सो दैट एग्जाम में आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हम फर्दर क्वेश्चंस के साथ आते रहेंगे, और मैंने ऐसा सोचा है कि इस वीक से अब हम क्या करेंगे, 2 डेज या 3 डेज फिक्स कर लेंगे 10th वाले जो आपके चैप्टर हैं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, और रिमेनिंग डेज जो है आपके 2 या 3 डेज मतलब देख लेंगे जैसा भी 2:3 या 3:2 की रेशियो +1 क्लास के क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि ताकि दोनों क्लासेस के जो बच्चे हैं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहे। मैं नहीं चाहती किसी एक क्लास के बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाए। सो रिगार्डिंग दैट, दोनों जो आपके हमने जो चैप्टर्स किए हैं उसके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। केमिस्ट्री के लिए आपने देखा होगा +1 क्लास में 4 चैप्टर्स हो चुके हैं, एंड 10th में आपके 2 चैप्टर्स हुए, राइट। एंड दोनों आपकी जो भी चैप्टर्स हुए हैं काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और एक चीज और, किसी बच्चे ने मेरे से केमिकल बॉन्डिंग के लिए कहा था, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर +1 का ऑलरेडी डला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं वो आपको मैंने बार बार बता ही दिया है। पेड कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, पेड कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ई एकेडमी स्कूल एंड ई एकेडमी एजुकेशन दोनों को, और ई एकेडमी ऐप डाउनलोड करके रखनी है। क्वेरी के लिए कि पेड कोर्स आपका क्या है, कैसा है, एनीथिंग जो आप जानना चाहते हो वो आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कॉल करके पूछना है। कॉल करने के लिए बिल्कुल झिझकना नहीं है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, तैयारी करनी है भाई, और चाहे आपका कंपटीशन है, जो ये कंटेंट हम पढ़ रहे हैं ना, ये कंपटीशन में आता है। ये मत सोचना कि सिर्फ ये क्लास 10th का कंटेंट है या क्लास +1 का। कंपटीशन लेवल पे यही चीजें पूछी जाती हैं, बस 4 आपके वो आ जाते हैं, ऑप्शंस आ जाती हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो अगर किसी बच्चे का बेस क्लियर है तो चारों ऑप्शंस अगर दे रखी हैं, आप इजिली उसमें से पिक कर सकते हो, ठीक है। मैं एमसीक्यूज के पे भी आऊंगी क्वेश्चंस में, बट ये है कि पहले मैं आपका बेस क्लियर करना चाहती हूँ। जो लोग बिल्कुल ही केमिस्ट्री में जिनका इंटरेस्ट नहीं है या जिनको केमिस्ट्री नहीं आती, तो धीरे धीरे उनका बेस क्लियर हो जाए। इस वजह से एक टीचर जिसको कहते हैं ना बेस से पढ़ाना शुरू करता है, वो मेरी कोशिश रही है। सो ठीक है, फिर दोबारा मिलेंगे सेम डे पे, सेम टाइम पे, मतलब रोज सुबह मैं 8 बजे लेके आ जाती हूँ आपके लिए वीडियो क्वेश्चंस के साथ, और केमिस्ट्री पढ़ाने, ताकि आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट क्रिएट हो। एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर, सो बाय बाय, टेक केयर।